अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेड एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान अतीक। प्रोग्राम का नाम है जी हाँ टेक टॉक और आज के प्रोग्राम में भी बहुत इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है क्योंकि 2-4 दिनों से जो मेरी मुलाकात हो रहा है वो हो रही है सर शाहिद के स्टूडेंट्स के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट्स हैं उनके। बहुत सी नई चीज़ें मार्केट में आने जा रही हैं और सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने के लिए जो एआई का किरदार है वो आपको अभी वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। पाकिस्तान में बहुत ही एक मौलिक बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे फर्द में पाई जाती है जिसको कहा जाता है डायबिटिक। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम इस चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे क्योंकि जब हमारे घरों में या इर्द गिर्द के माहौल में हम देखते हैं तो डायबिटिक हो गई है, उनको चीनी नहीं लेनी है, उनको मीठा नहीं खाना है, उनको इस इवेंट पे प्लीज ना ले आए, वो चावल खाएंगे, 10,000 मसले शुरू हो जाते हैं। और जब उसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि भाई इनको खून के अंदर डायबिटिक है, हड्डियों में डायबिटिक है, या इनको खुदा न खासा कहीं चोट लगती है तो वो हीलिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम करती है। इस तरह की बहुत सी और भी मसले मसाइल है जो मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे दोस्त हैं नदर मोहम्मद साहब और इज्जत गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये बहुत ही बड़ा एक नुक्ता नजर है हमारी सोसाइटी के अंदर कि खुदा न खास्ता जो हर दूसरा तीसरा इंसान है वो डायबिटिक के अंदर कहीं ना कहीं फॉल करता है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें हम मोस्टली सुनते आते हैं कि भाई इनको जो है ना खून में डायबिटिक है जिसकी वजह से हीलिंग बहुत मुश्किल हो रही है। खुदा न खासा हड्डियों में डायबिटिक है तो और मसला है। डायबिटिक की वजूहत बहुत सारी हम सुनते हैं कि भाई चीनी बचपन में ज्यादा खाई, मीठा ज्यादा खाया। फिर हम डॉक्टर से सुनते हैं कि भाई डायबिटिक क्यों होता है तो वो बोलते हैं सोचने से डायबिटिक हो जाता है। जब आपसे मुलाकात हुई मेरी तो आपने एक अजीब ही कहानी मुझे सुना दी, रेटिनोपैथी। मतलब मैं बिल्कुल परेशान हूँ और इस वजह से मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहा कि हमारे लोगों को भी पता चले कि रेटिनोपैथी डायबिटिक के अंदर क्या चीज है, कैसे होती है, किस कदर होती है और वो कितनी मुहल्लिक है और क्या वाकई वो जान ले सकती है या नहीं ले सकती। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जैसा एक गुजारिश करूंगा कि हमें बताएं कि रेटिनोपैथी डायबिटिक के अंदर क्या है, किस कदर है और किस तरह की ये वबाल है। यस, रेटिनोपैथी एक्चुअली ये हमारे पास डायबिटिक जो रेटिनोपैथी थी वो आइज में होती है और स्पेशली उन पेशेंट्स को होती है जो ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं, ठीक है, उनको होती है इस वजह से कि उनकी जो रेटिना होती है ना, आइज होती है, उसमें उसकी जो आईसाइट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जब अगर उसको हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, वो ब्लाइंडनेस की तरफ चल जाती है और सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड जो है ना वो ब्लाइंड हो जाता है वो बंदा जो जिसको जो है ये डिजीज होती है। तो ये स्पेशली जो है ना आंखों में ही होती है और इस पे जो है ना स्पेशली जो है ना डायबिटिक के पेशेंट में होती है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली एक तो ऑलरेडी मालिक बीमारी और उसके बाद एक और मसला कि खुदा न खास्ता उनसे नजर की बीनाई भी चली गई तो वो तो मतलब इंसान बड़े ही अजीब से माहौल से गुजरेगा। तो जब ये सब चीजें होती है तो ऑब्वियसली उसके लिए स्पेशलिस्ट दरकार होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो हाउ यू कम अप विद एन आइडिया टू जनरेट एन एप्लीकेशन जो कि स्पेशलिस्ट की जगह ले लेगी और शायद स्पेशलिस्ट की तरह आपको बताएगी कि आपको जो है ना रेटिनोपैथी इस लेवल की ये हुआ या इस कदर की है या डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट क्लासिफिकेशन की है, किस तरह पॉसिबल है? अच्छा देखिए, दो चीजें, एक हमारे पास होता है कि हम किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ले तो हम उसको जो है ना उसकी ट्रीटमेंट जल्दी करेंगे और वो उस जो है ना डिजीज से जल्दी जो है ना उससे डिजीज से उस पेशेंट को फायदा होगा। तो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं मगर वो जो हमारे पास ये जो डिजीज है ना उसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले अर्ली स्टेज, जितना अर्ली स्टेज हो जाए हमें उसको डिटेक्ट करना है। जो हमारे पास ट्रेडिशनल वे होते हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल जो हमारे पास आजकल होता है कि भाई स्पेशलिस्ट पे के जाएंगे, वो हमारे पास चेकअप करेगा और उसके बाद उसको डिटेक्ट करेगा और किस स्टेज पे है। और इसमें ह्यूमन एरर बहुत बड़ा जो है ना किरदार अदा करता है कि सम टाइम आपको जो है ना स्पेशलिस्ट जो होगा वो बताएगा कि भाई आपको नहीं है मगर एक्चुअली में हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम अगर एक मॉडल ट्रेन करेंगे, अगर हम जो है ना एक एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें हमारे पास मल्टीपल उसको हम डेटा सेट जो मल्टीपल स्टेजेस की हम इमेजेस देके उसको हम ट्रेन करेंगे। हम ट्रेन करके हम उसको बता देंगे भाई कि इस जो है ना पेशेंट को डिजीज है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फास्ट एक जो है ना चीज हो जाएगी। और इसमें जो है ना हमारे पास ट्रेडिशनल वे जो हमारे पास होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक मॉडल हम ट्रेन करेंगे, उस पे हमारे पास जो है ना हमारे पास जल्दी वो जो है ना रिजल्ट हमें एक्यूरेट बताएगा और इसमें ह्यूमन एरर जो है ना वो कम होगा।
इसमें नहीं होगा। तो हमारे पास इस वजह से जो है ना हम इस पे काम कर रहे हैं अभी। तो बहुत सी चीजें नजर साहब आपके तवज्जुह से सीखने को मिली। तो मैं अजहर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इस चीज को करने के लिए आपको ऑब्वियसली मशीन लर्निंग करवानी पड़ी होगी, डेटा दिया हुआ होगा, तो ये डेटा आप किस तरह गैदर करते थे और किस तरह इसको प्रोसेस करते थे? क्योंकि हम जब देखते हैं मशीन लर्निंग कोई चीज जब प्रोसेस कर रही होती है तो जीपीयूज में ऑब्वियसली मामला होता है, तो क्या इसके लिए स्पेशल मशीन वगैरह आपको इस्तेमाल करनी पड़ी? क्या क्या आपने प्रोसीजर्स किए? एक्चुअली इसका जो डेटा है हमने वो ऑनलाइन जो है गूगल से, जो है गूगल एक सोर्स है जहाँ से आपको मल्टीपल डेटा और ह्यूज डेटा हर एक तरह का डेटा अवेलेबल होते हैं। तो हमने अपने जो मॉडल है उसको ट्रेन किया, तो हमने गूगल से डेटा उठाया और इसके जो क्लासिफिकेशन थी जो डिफरेंट हमारे, क्योंकि जो डायबिटिक्स है उसके 5 क्लासिफिकेशन है, इसके जो है डिफरेंट 5 स्टेजेस है सेम। तो हम इसका जो डेटा सोर्स था वो हमने अपना ऑनलाइन जो है गूगल एक सोर्स होते हैं जहाँ से आप डिफरेंट मुख्तलिफ डेटा ले सकते हैं। हमने वहाँ से डेटा लेके और अपने मॉडल को जो है वो अपने जो मॉडल है, जो हमने मॉडल दिया था CNN जिस पर हमने काम किया, उसको हमने वो इमेजेस दिए। तो उस इमेजेस के बिहाफ पे जो है ना उसने ये फाइंड आउट किया कि किसको डायबिटिक और रेटिनोपैथी है और किसको नहीं है। सेम इस तरह जो है, इस तरह जो अर्ली स्टेजेस है उसी के थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि जो है किसको माइल्ड सबसे फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकेंड स्टेज है। तो इसके थ्रू क्या है, इसके ये हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें जो है ना हम एक अगर इसको शुगर क्या नाम है, शुगर है, डायबिटिक है, तो वो उसका जो विसल्स है वो हम जल्दी फाइंड आउट कर सकें ताकि उसका ब्लैकनेस का इशू ना हो और उसका जो है ना एरर फाइंड आउट जल्दी से जल्दी करें। मतलब ये तो बहुत ही एक जबरदस्त इकदाम हो गया कि आप बर वक्त तशखीस करें उस मर्ज की और उसके लिए इलाज के मामला को सेट करें, क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी खुदा न खासा रिपोर्ट पढ़ने में गलती, या इंसान कभी किसी और मशगूलियात में मसरूफ होता है तो पढ़ने में गलती कर जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा खुमियाना अदा करना पड़ता है उस मरीज को। अच्छा, ये सारी चीजें हमने कर ली, सब चीजें हो रही थी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल मेरे ध्यान में आ रहा था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऑब्वियसली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे हम पहले वेबसाइट बनाते थे तो हम पूछते भाई किस सिस्टम के थ्रू बनी है या किस टेक्नोलॉजी को उठा के आपने बनाई है, ठीक है। तो हम PHP, जावा, C++, इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसको जो दरकार होता था उस तरह इस तरह की काम करने में जो आपने ऑब्वियसली एक डायबिटिक के हिसाब से जो एक सिस्टम बनाया है मशीन लर्निंग का, तो उसमें आपने किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और क्यों, और क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है मार्केट में? अच्छा देखिए, हमारे पास जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। हम किस लैंग्वेज पे काम करते हैं जो हमें बेस्ट आती है उसी पे हम जो है ना प्रीफर करते हैं कि उस पे हम काम करें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम जो है ना पाइथन पे जाएं या हमारे पास मैटलैब था, ठीक है। मैटलैब जो था वो भी हमारे पास एक ऑप्शन था और पाइथन भी था, और उसके अलावा भी मल्टीपल जो है ना लैंग्वेजेस हैं जो स्पेशली मशीन लर्निंग के लिए जो है ना यूज किए जाते हैं रिसर्च के पर्पस के लिए। तो हमने जो रिसर्च की वो हमने जो है ना मैटलैब पे की थी, क्योंकि हमने पहले भी 1-2 जो है ना प्रोजेक्ट बनाए हुए थे वो हमने मैटलैब पे किए होते, तो हमने प्रीफर किया मैटलैब पे। तो हमने जो पूरी ट्रेनिंग हमने करवाई, पूरा जो है ना मॉडल को ट्रेन करवाया, तो हमने मैटलैब के थ्रू हमने जो है ना ये इसको ट्रेन किया है। अच्छा, इसको करने में एक्चुअली देखिए मैंने ये नोटिस किया कि मशीन लर्निंग के अंदर जब हम कोई काम करते हैं, मशीन को कोई डेटा रीड करवाते हैं, तो वो हजारों की तादाद में डेटा आती है, चाहे वो पिक्चर्स हो या कोडिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसमें कितनी डेटा आपको रिक्वायर्ड हुई इस प्रोजेक्ट के अंदर और आपने इसको किस तरह प्रोसेस करवाया, उस प्रोसेस में कितना टाइम आपको लगा? जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि जब भी कोई मशीन लर्निंग के अंदर प्रोसेस करवाया जाता है तो डेटा GPUs के हिसाब से यूटिलाइज होता है। तो क्या आपको दिक्कतें मतलब उस प्रोजेक्ट को करने में फेस हुई? एक्जेक्टली हमारे पास जो है ना बहुत सारे जो ड्यूरिंग हमने जब मॉडल को ट्रेन करे थे बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े। सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि डेटा कहाँ से आए, क्योंकि डेटा के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। और डेटा भी होना चाहिए वैलिड डेटा। हमें मतलब कि जो है ना इमेजेस जो हमें चाहिए होती थी, जो ऐसी इमेजेस होनी चाहिए जिसको जो है ना मॉडल सही तरह से रीड कर सके, जिसमें हमें ट्रेन कर सकते। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज होती है, किसी भी अगर हम बच्चे को भी नई चीज सिखाते हैं तो अगर हम उसको सही तरह से डिस्क्राइब करेंगे, सही तरह से उसको बताएंगे कि ये चीज क्या है, तो जो है ना वो बच्चा उस तरह से उसको सीखेगा। तो हमारे पास एग्जैक्टली यही चीज हमने मॉडल पे इम्प्लीमेंट करनी है
कि उसको जिस तरह से अच्छी हम जितनी अच्छी हाई क्वालिटी HD इमेजेस हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छी तरह से उस पर ट्रेन होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है केगल है, जहाँ से हम जो है ना डेटा हम वहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से जो है ना डेटा सेट हमने वहाँ से उठाया, जिसमें हमारे पास अराउंड 3500 जो है ना इमेजेस थी, जिसमें हमारे पास वो इमेजेस जो है ना मल्टी क्लासेस में डिवाइड थी। मल्टी क्लासेस मतलब कि कुछ इमेजेस थी जिसमें जो है ना अर्ली स्टेज था, स्टेज 2 था, स्टेज 3 था, ओवरऑल जो है ना 4 स्टेजेस की हमारे पास इमेजेस थी, जिसमें डेटा सेट जो है ना बता। उसमें हमारे पास जो है ना हेल्दी इमेजेस भी थी। हेल्दी इमेजेस मतलब जिसको जो है ना ये रेटिनोपैथी की, डायबिटिक रेटिनोपैथी की डिजीज नहीं है। तो मॉडल को हमें बताना पड़ता है कि भाई ये आपके पास ये इमेज है, अगर इस तरह की आपके पास इमेज आ जाए तो आप जो है ना इसको डिटेक्ट करेंगे कि इस पे जो है ना कोई भी डिजीज नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है ना डिवाइड करके हमने पूरा जो है ना डेटा सेट बना के हमने जो है ना मॉडल को ट्रेन करवाया था। सही। अच्छा, ऑब्वियसली मैंने अगेन यही सवाल आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जीपीयूज वगैरह का इसमें क्या एग्जैक्टली किस तो तरह हमारे के GPUs चाहिए होते हैं पास लोगों को? सिस्टम जो होता है ना, हमें इसमें जो है ना थोड़ा हाई लेवल का चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना नॉर्मल जो हम यूज करते हैं उस सिस्टम पे ये जो है ना चीजें ट्रेन नहीं होती। तो हम जब ह्यूज डेटा होता है हमारे पास, क्योंकि मॉडल जो है ना वो एक्चुअली जो काम करता है वो पिक्सेल्स पे करता है। तो आप देखें जितनी HD क्वालिटी, हाई क्वालिटी जो इमेजेस होती हैं उसमें 1000 नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं। तो उसको जो है ना हर पिक्सल को रीड करना, तो इसके लिए हमारे पास जो है ना अच्छा सिस्टम चाहिए जो हमारे पास मतलब कि जो रिजल्ट हमें जो है ना जल्दी में प्रोवाइड करे। तो हमारे पास ये बहुत जो है ना एक हमारे पास ऐसे समझे कि लिमिटेशन थी। जो हम स्टार्ट में हमारे पास जो नॉर्मल सिस्टम था उस पर ट्रेन करना चाह रहे थे, तो मगर उस पर जो है ना बहुत टाइम ले रहा था। अगर हम ट्रेनिंग पे लगाए थे तो 4 से 5 दिन भी ट्रेनिंग पे चले जाते थे। तो अभी हमारे पास जो था हमारे पास जेबिस में यहाँ पे एक जो ना हमें फैसिलिटी प्रोवाइड है, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे गेमिंग लैब है। हमारे पास वहाँ पे बहुत अच्छे जो है ना GPU बेस्ड हमारे पास सिस्टम लगे हुए हैं। तो वहाँ पे हमने जो है ना इसको ट्रेनिंग के चलाया था। अराउंड हम जब एक सिस्टम पे हम चला के फिर जो है ना और पूरी रात जो है ना उसको छोड़ देते थे और दूसरे दिन आके चेक करते थे और जो है ना वो रिजल्ट हमें देता था। तो हमारे पास जो है ना हाई लेवल के सिस्टम चाहिए जिसमें GPU बेस्ड होते हैं। CPU बेस्ड पे जो है ना ये ट्रेनिंग बहुत जो है टाइम लेती है। तो यहाँ पे जो ये फैसिलिटी हमें जो है ना जेबिस ने प्रोवाइड की। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, ये सब चीजें हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे बेहतर तरीके से लोगों के फलाह बहबूद के काम में भी काम सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब आप ये सब चीजें कर रहे थे और जिस कदर ये आपको प्रोजेक्ट मिला, आइडिया कैसे ये जहन में आया और क्यों आया, किस कदर आया कि भाई आपको ये काम करना चाहिए? एक्चुअली देखें आइडिया जब आता है कि हम चीज़ें जो है ना फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास एक चीज़ में पैशन होता है, हमें पैशन होता है एक चीज़ करने का, तो हमें आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो रिसर्च का टॉपिक था कि हमें जो है ना एक रिसर्च करनी है, किस चीज़ पे करनी है। तो हमने इसके लिए हमारे पास लिटरेचर रिव्यू था, हमने बहुत सारे तकरीबन बहुत सारे रिसर्च पेपर हमने पढ़े। उसमें से हमें जो है ना एक डिजीज़ जो है ना हमने जिसको पिक करके उस पर जो है ना हम रिसर्च की। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद हमें जो है ना डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जिसको हम बेस्ट कर सकते हैं, तो हम वो वहाँ से पिक करके फिर उस पर जो है ना फर्दर रिसर्च करते हैं। अच्छा, ये सब चीजें करने में ऑब्वियसली कहते हैं ना कि रहबर होना चाहिए जो रहनुमाई करे कोई ऐसी चीज। सब ये सारा काम करते वक्त जरूरी होता है कि कोई आपके ऊपर गाइडेंस हो, क्योंकि रहनुमाई के बगैर ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली आपके पास रिसोर्सेज भी थी, लैब थी, सब कुछ था, ठीक है, मगर एक चीज होती है जिसकी बेसिस पे आप सारा काम करते थे, यानी कि आपका कोई गाइडेंस। तो इस प्रोजेक्ट में आपको गाइडलाइंस किस तरह मिली और कैसे बेस्ट पॉसिबल वे से आप इसको कर पाए और इसकी एक्यूरेसी के जरिए? अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो है ना सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे जो टीचर हैं। हमारे पास जो PhD होल्डर टीचर हैं सर शाहिद यहाँ पे जो जेब सॉल्यूशन के हेड भी हैं। तो उन्होंने जो है ना हमें बहुत गाइड किया, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास वीक में एक क्लास होती, मगर मैं मल्टीपल टाइम जो है ना सर के पास जाता था गाइडेंस के लिए। वहाँ पे सर ने कभी भी जो है ना ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ या ये यहाँ पे टाइम नहीं दिया। उन्होंने बहुत हमें गाइड किया, हमें टॉपिक सिलेक्ट करने में गाइड किया, हमें जो है ना मॉडल ट्रेन करने में गाइड किया, क्योंकि उनकी जो PhD है वो भी इसी सेम फील्ड की है। तो उसमें जो है ना हमें बहुत हेल्प मिली वहाँ से सर से। सही। अच्छा, एक्यूरेसी का बड़ा मसला होता है क्योंकि ह्यूमन जब भी कोई प्रेडिक्शंस करते हैं तो वो प्रेडिक्शन ऊपर नीचे चली जाती है। जब हम कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं तो एक्यूरेसी होती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में एक्यूरेसी लेवल क्या चाहिए और क्यों?
अच्छा, इसमें जो होता है हमारे पास ये होता है कि जो मेडिकल, जिस कहीं पे भी हम मेडिकल चीज़ पे जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास वहाँ एक्यूरेसी हाई चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और हमने कोई उसको जो है ना हमने सैंपल दिया और उसने उसको गलत प्रेडिक्ट किया और गलत एक्यूरेसी बताई, तो मतलब कि एक ह्यूमन का जो है ना समझिए कि ह्यूमन की लाइफ जो है ना वो खत्म हो सकती है, इससे तबाह हो सकती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मेडिकल, अगर कहीं भी मेडिकल में हम कहीं रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें एक्यूरेसी होती है 95 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता मॉडल। सही। अच्छा इज्जतगुल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक इसी तरह जब टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें मैलवेयर फंक्शन या डीबग या बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, जिसकी बेसिस पे वो कंप्रोमाइज पे चला जाता है। तो एआई बेस्ड चीजों पे आप किस कदर इसको देख रहे हैं, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? कहीं ना कहीं हमें तो नजर आ रहा है कि हमें जो है ना एक्यूरेसी मिलती है 95%, मगर टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीजों को अपग्रेड करना पड़ता है, फॉर्मवेयर ये वो सारी चीजें होती है। ठीक इसी तरह से अगर कोई डीबग आ गया तो ये कितना बड़ा एक उल्मिया खड़ा कर सकता है? एक्चुअली हमने जो ट्रेन किया वो प्री मॉडल किया हुआ है, पहले से, मतलब ये मॉडल एक ट्रेन मॉडल है CNNC, तो हमने उसी को ट्रेन किया और उसी पे वर्क किया हुआ है। तो इसमें यह है कि एक्चुअली क्योंकि ये मॉडल ट्रेन हुआ है तो इसमें ऑलरेडी जो आपका मेलिशियस एरर, दूसरे जो आपका डिवाइस एरर आ रहे तो वो जो है इसमें बहुत कमी है। क्योंकि एक देखिए, एक प्री ट्रेन जो है, क्योंकि ऑलरेडी इसको उसके ऊपर वर्क हो चुका है, उसके ऊपर जो है ना ये एरर, ये इश्यूज हो की थे। हमारा जो वर्क था वो सिर्फ ये था कि हमें एक मॉडल को ट्रेन करना था, हमने एक उसको इमेजेस देने थे, उसके थ्रू फाइंड आउट करना था डिजीज़। तो इसमें जो है ना इस तरह के एरर या इस तरह के मिलशियस जो आपके एरर AI बेस, ये इसमें बहुत कमी है। अच्छा खुदा न खास्ता आ जाए तो फिर क्या हुआ? मैं ऐसे इसीलिए रहा था, मैं तुमसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, उसको शॉर्ट तुम ले लो कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, होता है, टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी के साथ ये यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम ये कहेंगे ये चीज़ इतनी ज़्यादा है वो है, तो ऑब्वियसली उसका कंट्रोल है, हम जो पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके प्लगइन्स वगैरह जो भी चीज़ें उनको अपग्रेड करना उसको कर सकते हैं। इस तरह से जवाब दो। हाँ, इसमें ये जो मेलिशियस प्रॉब्लम से दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर और सिस्टम में चल रहे हैं तो वायरस आ सकते हैं, दूसरे चीज़ आ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसके साथ हमने क्या किया, टाइमली इसको अपडेट करने की वो किया हुआ है कि कुछ टाइम बाद इसके वर्जन को अपडेट करेंगे, इसमें चेकअप करेंगे कि भाई कोई इशू या कोई एरर तो नहीं आ रहे। तो इस तरह जो है ना हम इसको फाइंड आउट करने के अच्छा इज्जत, एक बहुत ही ऑनेस्टली बात है, क्योंकि मैंने आपसे के साथ काम भी किया तो मैंने चीज़ नोटिस की आप डेटा में भी काफ़ी काम करते हैं। ऐसी चीज़ें हैं ऑब्वियसली लाइफ में होती हैं और बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी आपने ऐसा फील किया कि AI कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी देती है? क्योंकि हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ का, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या अवेयरनेस हो, उसकी एक्सेसिव यूज़ भी नुकसान देती है। और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमने देखा है, प्रीवियस काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। जैसे हम ज़्यादा गेम खेलते तो हमारी आंखें वैसे ही बेचारी जो है ना काफ़ी थकान हो जाती है, बीमारी, और ये तो हैवी रेटिनो का मामला। बहुत सारे लोग अपने शौक में बोलते टाइम पास कर रहे हैं, शुगर के पेशेंट ने पता ही नहीं है, रेटिनो को भी हो सकता है इस मामले में। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये पॉसिबल है कि ये टेक्नोलॉजी वाइज अगर जितना ज़्यादा जाए तो हार्म भी करे? देखिए, एक्चुअली AI जो है ना वो हम अगर उसके यूजेज पे जाएं तो डेफिनेटली वो हार्मफुल भी है और जो है ना उसमें बेनिफिट्स भी हैं। अगर देखें हम अगर AI पे जाएं तो अगर जो है ना हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ ज़्यादा करेंगे, या हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ChatGPT का जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, उससे हमारे पास जो क्रिएटिविटी है ना वो हमारे पास जो है ना फॉल हो रही है, वो हमारे पास जो है ना ख़त्म हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इशू आएगा हम अपने सोचने की सलाहियत छोड़ के हम AI पे चले जाएंगे। तो डेफिनेटली AI जो है ना कहीं के हमारे पास बेनिफिट होता है, मगर कहीं पे हमारे पास जो है ना इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास एक ये कि हम एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, एक क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसको हम ट्रेन करेंगे और उसी को जो है ना हम यूज़ करेंगे फॉर जस्ट फॉर बेनिफिट के लिए। और बेनिफिट ये है कि हमें अर्ली बताएगा ये स्टेज, मतलब हम एक चीज़ है, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उसमें अगर 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, तो हमारे पास एक सिस्टम बना होगा, तो वहाँ पे पेशेंट आएगा, उसको उसी टाइम 1 घंटे में पता चल जाएगा कि इसको बीमारी है और किस स्टेज पे है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, या बिल्कुल सीवियर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके।
तो इसी के साथ बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को मिली और सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में आई कि टाइम बहुत कीमती है, टाइम की कदर की जाए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप टाइम पे किसी भी चीज़ की तशख़ीस कर दें तो आपको आसानी होती है उसके बारे में इलाज करें या उस चीज़ के लिए मालिज से रुजू करें। तो ये वाली जो चीज़ आपने बनाई है मशीन लर्निंग के थ्रू, वाक़ई बहुत टाइम सेविंग है। इवन बहुत सारे लोग गाँव कस्बों में रहते हैं, वो शहरों तक जब पहुँचे, डॉक्टर को जब तक दिखाएं तब तक बीमारी बहुत दूर पकड़ जाती है। Exactly. तो ये इजी हो जाएगा। इन फ्यूचर मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस कोशिश काविश को कामयाब फरमाए आमीन। और ये लोगों के लिए बहुत ही बासानी उनके हुसूल में आए, वो अपने फ़ोन के एप्लीकेशन के थ्रू उसको स्कैन करें और Exactly. अपनी बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकें। एंड थैंक यू सो मच कि आप शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए। एंड थैंक यू सो मच सर शाहिद कि आपने इतने वैल्यूएबल मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर एसेट्स के साथ मिलाया, उनके आइडियाज़ के साथ मिलाया और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें एक रोशन कदम डालने के लिए हमारे स्टूडेंट अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड, दिस इज एवरहम डिजिटल।